हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ चौपाल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फटाफट सेशन को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका फर्स्ट पेपर जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसकी डेली एमसीक्यू सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फटाफट आ जाइए, सेशन शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके सामने सूची लिस्ट फर्स्ट है, एक साइड लिस्ट सेकंड है, तो आपको मैच करना है दोनों को। देखिए www की बात की जा रही है, ठीक है, www की बात की जा रही है, तो इसका पूरा नाम देखिए क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन 3 मैच हो रहा है, ठीक है। जावा है, जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। C++, जावा, कोबाल, ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है। 2 तरीके की आपकी मेमोरी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस की बात करें और रीड ओनली। रीड ओनली में क्या होता है, आप एडिट नहीं कर सकते हैं, डेटा आपने एक बार स्टोर कर दिया है, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। तो डी में कौन सा हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, गैर परिवर्तनशील हो जाएगी। जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है तब तक क्या है, डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही ऑफ होगा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सेव नहीं होगा। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, रैम की बात करें, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी हो जाएगी। रोम की बात करें तो आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम बूट करता है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है, ठीक है। कई बार ये एग्जाम्पल भी पूछा गया है। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ए में कौन सा है, 4th है, ए में 3 है, ए में 3 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेटरी बॉडी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संविधिक निकाय है। गैर संविधिक निकाय के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिसका विधि बना के निर्माण ना किया गया हो, लेटरल बॉडी हो, ठीक है, या वैसे ही निर्माण किया गया हो, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, गैर संविधिक हो जाएगी, ठीक है। बिना विधि के निर्माण किया गया हो, ठीक है, आदेश से निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, कोई लेटर से निर्माण किया जा सकता है, तो वो आपकी गैर संविधिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एनसीटीई की बात की जा रही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, भारतीय अधिवक्ता परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक गैर संविधिक निकाय है। गैर संविधिक निकाय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को मालूम होगा, एनसीटीई की बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये कब आया था आपका, इसकी बात करें तो 15 अगस्त 1995 को स्थापना होती है, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है। ये जो एक्ट है 1993 का, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, तो ये आपका होगा नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या है, व्यावसायिक विनियामक संस्था है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय पुनर्वास परिषद की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है, और पार्लियामेंट एक्ट भी आया था 1992 में, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और
प्रत्ययन परिषद हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यूजीसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, उसकी एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखना है, स्वायत्त संस्था है। नैक है, जो क्या काम करती है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्हें रैंकिंग, उनका मूल्यांकन देने का काम करती है, असेसमेंट का काम करती है, ठीक है। आपने देखा होगा नैक ए ग्रेड, नैक बी ग्रेड, नैक A+ ग्रेड, तो ये जितने भी ग्रेड देने का काम है, उनका मूल्यांकन का काम है, असेसमेंट का काम है, वो कौन करता है, ये आपका नैक करता है। ऑटोनोमस बॉडी है यूजीसी की, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। कई बार पूछा गया है स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका जो सेंटर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखना है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैर संविधिक निकाय कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है, ठीक है। लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो सीखने वाला है, अधिगमकर्ता है, ठीक है, उससे संबंधित उपागम है, वो कौन सा है। ऑप्शन 1 देखिए, स्वयं की बात की जा रही है। ऑप्शन 2 कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन 3 मॉक्स, ऑप्शन 4 क्विज, ऑप्शन 5 बज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको बताना है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, लर्नर सेंटर, ठीक है। अधिगमकर्ता, अधिगम सीखने वाला है, उसको केंद्रित करके कौन से अप्रोच हैं वो आपको बताने हैं, एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो सीधा सा आपके माइंड में आएगा, देखिए 2 ही ऑप्शन इसमें हैं, कौन कौन से हैं, स्वयं है, ठीक है, स्वयं आपका हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, मॉक्स आपका हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। इनमें क्या है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच काम में की ली जा रही है, ठीक है। जो भी आपका सीखने वाला है उसको ध्यान में रखकर कोर्स क्या है, डिजाइन किए जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असिस्टिंग पीपल इन द टेकिंग बेस्ट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। अब देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो कौन सा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो आपको असिस्टेंट करता है अपने बच्चे के फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है। ई पाठशाला, सारांश, शाला सिद्धि और स्वयं प्रभा। तो फटाफट एक बार इसका आंसर दे दीजिए। इसकी आपको बताना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली जो निर्णय समर्थन तंत्र है वो कौन सा है, जो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो वो कौन सा है, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट कर देना है। ई पाठशाला की बात करते हैं, ठीक है। ई पाठशाला क्या है, वेब पोर्टल है, ठीक है, और ऐप है। इसमें क्या मिलता है, रिसोर्स, कई सारे रिसोर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, कई सारे रिसोर्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल यहाँ पर हमें मिलता है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, NCERT के द्वारा डिजाइन किया गया है, याद रखना है, NCERT के द्वारा डिजाइन किया गया है। वेब भी है, वेब पोर्टल भी है, और एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। कई सारे रिसोर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। शाला सिद्धि की बात करें तो ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवोल्यूशन, NPSSE, नाम सुना होगा, ठीक है आपने, NPSSE, जो भी इवोल्यूशन का काम होता है, ठीक है,
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका इवोल्यूशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो ये आपका साला सिद्धि हो जाएगा। स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो आपके फ्री DTH चैनल है एजुकेशन के संबंध में, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वयं प्रभा हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रभा पर कितने हैं, 34 DTH चैनल्स मिल जाएंगे आपको, 34 DTH चैनल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया है पिछली बार ही, इसकी कौन सा सैटेलाइट इसमें यूज किया जाता है, तो GSAT 15 सैटेलाइट इसमें यूज किया गया है। स्वयं प्रभा के लिए 34 DTH फ्री चैनल है, ठीक है, इन पर आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सारांश। सारांश की बात करते हैं, ठीक है। सारांश क्या है, CBSE द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है, CBSE द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है, याद रखना है, वेब पोर्टल है, ठीक है। कब शुरू किया गया था, तो 7 नवंबर 2015 को, 7 नवंबर 2015 को ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। ये क्या करता है, स्कूल, आपकी जो स्कूल होती है, ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, उनके बीच में ये क्या करता है, ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, इंटरफेस का काम करता है, संवाद बनाए रखता है, ठीक है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना डेवलपमेंट है, तो उसके जो फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का काम करता है, संवाद बनाए रखने का काम करता है स्कूल और अभिभावक के बीच में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सारांश। सारांश क्या है, CBSE ने वेब पोर्टल लॉन्च किया था स्कूल और पेरेंट्स के बीच में एक इंटरफेस बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीग्रेस इज डिविजिबल बाई 6, देयरफॉर 3 × 4 × 5, ठीक है, 60 इज डिविजिबल बाई 6, विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज एम्बोडेड हियर। किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, अतः 3 × 4 × 5 कितना, 60, ठीक है, 6 द्वारा भाज्य है। इसमें किस प्रकार का तर्क निहित है, आपको बताना है। किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, ठीक है। अब देखिए 2 चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। पहले आपको बताया गया है नियम क्या है, किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, ठीक है। यहाँ पर आपको नियम बता दिया गया है, ठीक है, भाज्यता का नियम बता दिया गया है, याद रखना है। ऐसे ही उलझन भरे क्वेश्चन आपको NTA देता है और ये क्वेश्चन पिछली बार ही आया था। अब इसमें आपको आगे दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है इसकी, इस तरीके से ये भाज्य है, ठीक है। मैथ मेरी थोड़ी कमजोर है तो आप इसको क्या है सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा। अब क्या है, सामने आप पहले आपको नियम बता दिया गया है और फिर आपसे उदाहरण दिया गया है सामने, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है। इस नियम को जस्टिफाई करने के लिए क्या है, संतुष्टि के लिए हमारे सामने क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि ये कैसे परिभाषित हो रहा है, संतुष्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसकी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्या ये निगमनात्मक तर्क है, डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव है, नॉन वर्बल है और एडक्टिव रीजनिंग है। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा होगा, नियम से हम क्या जा रहे हैं, उदाहरण की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहले नियम है फिर उदाहरण से उसकी संतुष्टि की जा रही है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, ठीक है, डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, यूनिवर्सल की बात की जाती है, यूनिवर्सल की बात की जाती है और फिर उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर निकाल के लाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर निकाल के लाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा और यूनिवर्सल आपका क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा, ठीक है। भाज्यता का नियम सभी जगह एक रहने वाला है, ठीक है, और आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया उसकी जस्टिफिकेशन के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सार्वभौमिक से हम जाते हैं सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, ठीक है, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, तो
तो ये सब क्या आपके डिडक्टिव रीजनिंग में आते हैं। ओके क्लियर, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। अब आपको बताना है अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है। ठीक है, गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच का ध्यान रखना है। तो पहला देखिए उदासीनता, उदासीनता तो होगी ही नहीं पॉजिटिव अप्रोच में। ठीक है, उदासीनता तो आपको रखनी नहीं है। सेकंड देखिए मोटिवेशन की बात की जा रही है, मोटिवेशन एकदम राइट होगा। ठीक है, मोटिवेशन गुड क्लासरूम की बात की जा रही है तो स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा टीचर के द्वारा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बीइंग ऑर्गेनाइज प्रस्तुत किए जाने वाला तथ्य। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब आगे देखिए एक्सक्लूसिविटी, विशिष्टता, विशिष्टता का यहाँ पर रोल रहने वाला है। ठीक है, देखिए ए और डी आपका आ गया है, किस में आ रहा है, ए और डी आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, सॉरी बी और डी आ रहा है, बी और डी आ रहा है, तो बी इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। इसके अलावा कौन सा आ रहा है, सी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत किए जाने वाला तथ्य एक और कौन सा हो जाएगा, डी के साथ आपका सी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो बी सी। विशिष्टता यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी इसको एक बार करेक्ट कर लेना है, ये वाला नहीं होगा, विशिष्टता नहीं होगा, मोटिवेशन होगा, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर माइंड उनका वहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी और ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक ए टीचर इफेक्टिव। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है, आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एक प्रभावी शिक्षक है। ठीक है, क्या है, टीचर इफेक्टिव की बात की जा रही है। ठीक है, आपको बताना है इसकी प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। एक प्रभावी शिक्षक आप हैं और उसकी की क्या है, टीचिंग बिहेवियर की आपको बतानी है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, टीचर्स कमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। ये होगा क्या, नहीं, एकदम नहीं होगा। यूज ऑफ द कंटेंट ऑफ प्रोसेस क्वेश्चन बाय टीचर, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना। तो ये भी इफेक्टिव टीचर के बारे में बात की जा रही है। तो प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पार्टिसिपेशन की बात की गई थी गुड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, छात्रों के विचार तथा उनके योगदान का उपयोग किया जाना। ये भी यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट में सब कुछ वहाँ पर आ जाएगा आपका, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो अधिगम का जो प्रोसेस होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या है, छात्रों को क्या है, सहयोगी बना लेना, संलिप्त कर लेना, यानी कि अपने साथ क्या किया जाता है, छात्रों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। आपको बताना है छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन। ठीक है, इफेक्टिव राइटिंग
की बात की जा रही है, ठीक है, इफेक्टिव राइटिंग की बात की जा रही है, और इसमें बोथ की बात की जा रही है, स्टूडेंट एंड टीचर की। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आएगा। स्ट्रेस ऑन हाइपरबोल्स, ठीक है, अतिशयोक्तियों पर बल, ठीक है, लिबरल यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, क्लियरिटी स्पष्टता, कॉन्सिनेस संक्षिप्तता, करेक्टनेस परिशुद्धता, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्यों का उपयोग। तो अब इसमें आपको बताना है, फटाफट एक बार आप कमेंट कर दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। आपने कम्युनिकेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन जब आपने रीड किया होगा तो उसमें आपने 7C का कंसेप्ट देखा होगा। कौन सा? 7C, ठीक है। 7C का कंसेप्ट अगर आपने देखा है तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। इफेक्टिव राइटिंग की बात की जा रही है, और आपका जो इफेक्टिव राइटिंग, ठीक है, किसमें? रिटन कम्युनिकेशन में आता है, और इसके लिए 7C का कंसेप्ट आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? स्पष्टता इसमें आ जाएगी, ठीक है, संक्षिप्तता आ जाएगी, और परिशुद्धता आ जाएगी, ठीक है। तो C, D और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। C, D और E इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है, परिशुद्धता होती है, ठीक है, यथार्थपूर्ण, संपूर्ण, सुसंबंध, विनम्र और सही, इसकी सारी ये क्या है? ये सारी विशेषताएं हैं। तो 7C का कंसेप्ट आपको याद रखना है इफेक्टिव राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए थीसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इनएप्रिशिएटेडली फॉलोड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्या हुआ? जो फॉर्मेट एंड स्टाइल है रेफरेंस का, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? जो फॉलो करना था रिसर्चर को वो क्या हो गया? वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें अब आपको बताना है ये किसका उदाहरण है। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, अनुपालन नहीं हुआ है। जो आप बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट स्टाइल आता है, ठीक है। एपीए से आपने शैली देखी होगी, तो कई तरीके की आती हैं, तो आपको बताना है कि इसका अनुपालन सही नहीं हुआ है। तो ये किसका एक उदाहरण है। अब आपके सामने देखिए, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर, ठीक है, शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्चर, शोधार्थी के नैतिक व्यवहार का, और इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्च टू राइट ए थीसिस, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर टू राइट ए थीसिस, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव पर। तो ये आपको बताना है। जो फॉर्मेट है और स्टाइल है, ठीक है, उसमें क्या है? रेफरेंस की जो फॉर्मेट और स्टाइल होती है, जब भी आप थीसिस लिखते हैं तो लास्ट में, या भी कोई या रिसर्च आर्टिकल या थीसिस लिखते हैं तो उसके लास्ट में आप रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं, इसके आपने कहाँ कहाँ से सोर्स लिया है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट स्टाइल होता है, ठीक है, फिक्स स्टाइल होता है, तो वो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर, ठीक है, शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंडस्लाइड्स आर ऑफ, भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? जो लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में आपने देखी होगी, कई सारे स्थानों पर आपने देखी होगी लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इसका जो मूल कारण क्या है? केमिकल ऑर्गन, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल है, हाइड्रोबायोलॉजिकल है और जियोफिजिकल है। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? जो पिंड होता है, ठीक है, पिंड होता है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या होता है? उसका स्खलन होता है, पिंड होता है, ठीक है। आपका जो धरातल होता है, पिंड होता है, लावा वगैरह जो होते हैं, उनका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या है? जो चट्टान होती है पृथ्वी के द्रव्यमान से नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है। तो इससे क्या होता है? ये जो गति होती है इसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन
कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूभौतिकीय, ठीक है, जियोफिजिकल ओरिजिन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए, ठीक है। डेली 10 MCQ यहाँ पर आपको मिलते हैं 9:15 पर, ये क्लास आपकी लाइव आती है। तो फटाफट क्या करना है, सबसे ज़्यादा चैनल को शेयर कर देना है, चैनल शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय।